कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होने हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से नामांकन शुरू हुआ है तब से इस सीट पर उलटफेर देखने को मिल रहा है। चाहे किसी भी पार्टी को उठा लीजिए, लेकिन हर पार्टी के अंदर उथल-पुथल मची हुई है। जब से नामांकन शुरू हुआ तभी से समाजवादी पार्टी के अंदर जिलाध्यक्ष और उनके जो विधायक थे उनके बीच में खींचातान देखने को मिली। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में अंतिम मौके तक प्रत्याशी ही घोषित नहीं हो पा रहा था। और वहीं पे अगर दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस यही तय नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसे इस सीट पर चुनाव लड़ना भी है कि नहीं लड़ना है। कहीं ना कहीं ये पूरी उथल-पुथल मची हुई थी जब से नामांकन शुरू हुआ है तब से। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाल। उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस उथल-पुथल का राज क्या है। रवि, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब से नामांकन शुरू हुआ है तब से उथल-पुथल मची हुई है। अगर सपा में देखिए तो आपसी खींचतान हो रही है, बीजेपी में देखिए टिकट ही नहीं तय हो पा रहा था, कांग्रेस में देखिए तो यही नहीं तय कर पा रहे थे कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। आखिर इस सब के पीछे कारण क्या रहा? कारण है कि जो सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है कि कानपुर की सीसामऊ, और उससे बड़ा कारण है कि जीतेगा कौन। क्योंकि कांग्रेस कभी अपना यहाँ पे पंजा उनका चला नहीं, भाजपा कमल खिला नहीं। 28 साल बाद एक ये कयास लगाए जा रहे हैं भाजपा में कि फिर से एक दलित प्रत्याशी उतार कर उनको बीच में मैदान में लाया जाए और भाजपा की कोशिश है कि कमल खिलाया जाए। क्योंकि जब से इस सीट का परिसीमन हुआ, नई सीट बनी सीसामऊ, आर्यनगर इससे अलग हुई, तब से भाजपा का यहाँ कमल नहीं खिला है। समाजवादी का गढ़ कही जाने वाली सीट को लेकर आप पहले से देखिए तो बहुत सरकार ने भी बहुत एफर्ट लगाए हैं इस सीट को जीतने के लिए। वहीं इरफान का जो मामला है फिलहाल जेल में है, उसमें सजा है। सुप्रीम कोर्ट की अभी गाइड निर्देश हाई कोर्ट को दिए हैं कि उस मामले पे जो पिटीशन पड़ी है उसमें जल्दी से जल्दी निर्णय दे। तो काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। वहीं अभी भी कहें कि अच्छा, टिकट को लेकर भाजपा की अंदरूनी खींचातान बहुत है। क्योंकि जब आपने भी देखा होगा कि जब दावेदारों की लिस्ट आई तो करीब 80 से ज़्यादा नाम थे कि जो दावेदार थे जो टिकट मांग रहे थे सीट पर। तो अब ऐसे में भाजपा की जो चाहे वो लोकसभा में रही हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव को भी हमने देखा, तो टिकट को लेकर खींचतान बहुत है। और आला कमान ये चाहता है कि एक किसी ऐसे नाम पर निर्णय दे दिया जाए जिसमें खींचतान कम हो, कि लोग प्रत्याशी को एक पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ा ले। जो अभी तक कहीं ना कहीं आप देखिए सपा में अभी तक जो खींचतान मची हुई थी अखिलेश से मुलाकात होने के बाद, कल जिस तरीके से नामांकन नसीम सोलंकी ने दाखिल किया था, पार्टी ने पूरी एकजुटता का संदेश दिया। तो यही संदेश भाजपा को भी देना है। तो इसलिए कल जैसे, जबकि राकेश सोनकर का जो नाम चला बहुत तेज़ी से, मुख्यमंत्री से भी उनकी कल मुलाकात हुई, लेकिन आज जो नामांकन की जो लिस्ट भाजपा ने जारी की उसमें सिर्फ 7 सीटों पर नामांकन प्रत्याशी घोषित किया, और जिसमें सीसामऊ सबसे अहम मानी जा रही थी उसको होल्ड कर दिया गया। तो इसके भी तमाम राजनीतिक कयास हैं कि जो भाजपा का सिर्फ एक उद्देश्य यही है कि खींचतान कम से कम हो और पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े। अगर एक उथल-पुथल एक पार्टी और भी उसके अंदर भी मची हुई है, बसपा के अंदर। पहले एक वैश्य कैंडिडेट रवि गुप्ता किया गया, उसके बाद एकदम से ब्राह्मण कार्ड खेल दिया गया और एक वीरेंद्र शुक्ला को ले आया गया। इसके पीछे क्या कारण नज़र आता है कि मतलब ये बसपा का एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उनका कोर वोट बैंक जो है वो सीसामऊ में सबसे ज़्यादा है, दलित और पिछड़े। उसके बावजूद ब्राह्मण कार्ड खेलना, इसके पीछे क्या कारण? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि मायावती भी, चाहे जब तक मायावती भी सत्ता में आई तो उनका भी एक बयान था कि कानपुर से हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कानपुर पर ध्यान नहीं दिया। तो आज भी वही स्थिति है कि कानपुर में बसपा का संगठन कह लें या उनके कैडर वोट कह लें, वो उसकी तरफ आकर्षित कभी होता ही नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से पार्टी की इतनी निष्क्रियता है। कोई पदाधिकारी हो, अब इवन चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, कोई मतलब ना तो वो सक्रिय हैं और ना ही उनका संगठन सक्रिय है। तो ऐसे में भी रवि गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया, वो भी इतना निष्क्रिय थे, कहीं वो निकले ही नहीं। इवन नामांकन एक सेट लेके आए, उसके बाद वो फिर गायब हो गए। तो पार्टी ने भी जो अभी नया प्रत्याशी उन्होंने शुक्ला जी को उतारा, उनका भी अपना कोई राजनीतिक बहुत बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, वो बीएनएसडी इंटर कॉलेज से एक शिक्षक थे, शिक्षक संघ में जरूर वो थोड़ा बहुत सक्रिय रहे। तो ऐसे में जब आप कैडर वोट आप तभी आकर्षित करता है जब चेहरा बहुत मजबूत होता है, फिर उसके आधार पर सभी आते हैं। तो अब जब प्रत्याशी आपका दमदार नहीं है, तो अब आपने ये है कि राजनीतिक समीकरण को देखते हुए और जातिगत समीकरणों को देखते हुए आपने एक ब्राह्मण चेहरा उतार दिया, और वो भी कोई बहुत, हमें तो लगता है कि अभी जो मौजूदा स्थितियां हैं तो नामांकन मतलब जमानत भी जब्त होगी उनकी। अगर बात करें एक आखिरी सवाल की, आज़ाद पार्टी जो है वो उसका कितना असर होता दिख रहा है बसपा के सिनेरियो में? क्योंकि
एक तरह से कोर वोट बैंक जो है वो एक जैसा ही है, तो कितना होता दिख रहा है कि क्या इसका कुछ असर पड़ेगा चंद्रशेखर की पार्टी का? चंद्रशेखर की पार्टी अब ये है कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कानपुर में कहें कि अभी ठीक भले वो चंद्रशेखर सांसद बन गए, थोड़ा सा उनको वरीयता दी जा रही है, लेकिन अभी भी कहीं कानपुर में भी वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, एक पहचान बनाने की लड़ाई लड़ रही है। तो अभी कैडर वोट की बात करें तो हाँ, उससे ज़रूर कुछ ना कुछ भाजपा को ही नुकसान होगा। बसपा तो ऑलरेडी बहुत माइनस में चल रही है, तो उनको नुकसान फायदे की तो बात ही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आज़ाद समाज पार्टी से भाजपा को ज़रूर नुकसान होगा, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से सोच रही थी कि दलित प्रत्याशी उतारेंगे, और तो वो कहीं ना कहीं दलित को ही वोट बैंक बटेगा। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार रवि पाल, और एक बात तो समझ में आ गई कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपने आपस की जो खींचतान है उसको कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर जो रस्साकसी चल रही है वो अभी भी कायम है। और अगर बसपा की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि बसपा के पास आज की तारीख में कानपुर में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो कि यहाँ पर आए और टक्कर दे सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीसामऊ का ये जंग आखिर कौन जीतता है, और ये तभी पता चलेगा जब इसका परिणाम आएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।